हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चे, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर कहाँ गया, लेक्चर नंबर 6, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, बहुत ही मज़े आने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है एडी करेंट्स। आज इस लेक्चर में आपको पता चलने वाली है कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग क्या होती है। जैसे बुलेट ट्रेन्स होती हैं, बहुत तेज़ी से चलती हैं, तो उन पे ब्रेक्स कैसे लगाए जाते हैं, कैसे वो रुक पाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग पे बेस भैया आप पढ़ने वाले हैं। आज इस लेक्चर में जानने वाले हैं। जैसे आपके घर में इंडक्शन कुकर होंगे, आजकल चल रहे हैं कि वो इंडक्शन प्लेट्स होती हैं, इंडक्शन चूल्हा होते हैं, उसके ऊपर आप कुकर वगैरह रख दो, मेटल का सरफेस रख दो, तो उसके अंदर कुछ होता है, बिना आग के ही वो गर्म होने लगता है। शायद आपने देखा होगा, नहीं देखा है, मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं, तो आज कुछ नया जानने को आपको मिलने वाला है, कई सारी चीज़ें इस लेक्चर में। अगर पीछे वाले लेक्चर्स इस चैप्टर के आपने अटेंड नहीं किए हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके पीछे के लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। तो फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। दोस्तों, मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। बात आई एडी करेंट्स। सर, ये एडी करेंट्स क्या होते हैं? नाम से ही बड़े प्यारी सी चीज़ लग रही है, एडी एडी टेडी। एडी करेंट्स क्या होते हैं प्यारे? जैसे आपने इंड्यूस्ड करंट इस चैप्टर में नाम सुना होगा। इंड्यूस करंट क्या होता था? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक मैग्नेट ली, इस मैग्नेट के पास में एक इस तरीके से कॉइल रखी है, सर्कुलर कॉइल है वायर की। अगर वो मैग्नेट उस कॉइल के पास में लाओ तो आपको मालूम है इससे लिंक जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो इंक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से इस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट बनता है ना। आपको मालूम है ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड द कॉइल इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस इन इट, जिसका डायरेक्शन इंड्यूस्ड करंट का लेंज लॉ से गवर्न होता है, हम निकालते हैं। जैसे अगर इसको पास में लाएंगे तो लेंज लॉ कहेगा, इधर से देख रहे हैं तो इधर क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। अब कैसे बनेगा ये तो आपको मालूम होगा, ठीक है। जैसे अगर एक कॉइल लेते हैं, उससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस करंट बनता है, बिल्कुल वैसे ही अगर यहाँ पे हम कॉइल की बजाय एक प्लेट ले लें, कंडक्टर ले लें, मतलब प्लेट ले ली है, कॉपर की प्लेट या किसी की भी प्लेट ले ली है बजाय कंडक्टर के, तो भैया अगर उसके पास मैग्नेट लाएंगे तो उस कंडक्टर से लिंक्ड भी तो फ्लक्स चेंज होगा, पास में लाने से फ्लक्स इंक्रीज होगा। तो जैसे इसमें वायर में इंड्यूस करंट बनता है, ऐसे ही प्लेट में भी इंड्यूस करंट बनता है, और इसमें जो इंड्यूस करंट बनता है उसी इंड्यूस करंट को हम कहते हैं एडी करंट्स। लेकिन वो देखने में कैसा होता है वो भी जान लीजिए। जैसे इसमें इंड्यूस करंट बनता है, ऐसे वायर के ऊपर ऐसे इसमें जो इंड्यूस करंट बनते हैं प्यारे, वो एक्चुअली वर्लपूल्स की शेप में बनते हैं, एडीज की शेप में बनते हैं। एडीज का मतलब, वर्लपूल का मतलब जैसे चक्रवात होते हैं, पानी में बवंडर बनता है, इस तरीके से गोल 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 गोल, है ना, ऐसे गोल गोल, एक गोला, फिर उसके अंदर दूसरा गोला, फिर उसके अंदर तीसरा गोला। इसमें जो एडी करंट्स बनते हैं प्यारे, वो एडी करंट्स भी बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं। जैसे इसको पास में लाया तो इसमें फ्लक्स चेंज होने से, कंडक्टर प्लेट है, फिर से सुन लीजिए, प्लेट है कंडक्टिंग, उसमें फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसमें भी इंड्यूस करंट बनेगा, लेकिन कुछ ऐसी शेप का, इस तरीके से ऐसे करंट बनते हैं। एडीज, वर्लपूल्स देखने में लगते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया एडी करंट्स, क्योंकि ये एडीज की तरह, वर्लपूल्स की तरह, गोल भवंडर की तरह दिखाई देते हैं, एडी करंट हम इसे कहते हैं। लेकिन चूंकि इसको खोजने वाले भाई साहब का नाम फोकाल्ट था, इसलिए इन करंट्स को फोकाल्ट करंट भी कहते हैं। क्या स्पेलिंग है देखेंगे। फिलहाल इस करंट का अगर डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन भैया लेंज लॉ से ही निकलेगा, बिल्कुल वैसे ही। नॉर्थ पास में ला रहे हैं तो इसके इधर वाले फेस पे नॉर्थ बनेगा, नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट बनेगा। यहाँ मैंने गलत बना दिया था, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा, यहाँ पर भी एंटी क्लॉक बनेगा। तो सारे जो करंट के लूप्स हैं ये सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे होंगे इस तरीके से। बोले सर ये गोल ही बनेंगे क्या? नहीं, ये कैसे बनेंगे ना, ये कंडक्टर की शेप पे डिपेंड करते हैं। अगर कंडक्टर इस शेप का है, इस तरीके से, तो एडी करंट जो है वो ऐसे बनेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से उसकी शेप के हिसाब से उनकी करंट की डायरेक्शन होती है। ट्राइंगल शेप है तो उस हिसाब से बनेगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, बात समझ गए। एडी करंट क्या सिंपल सी चीज़ है,
ठीक है, डेफिनेशन नोट करो, क्या बोले हैं, फौकॉल्ट फाउंड दैट व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद अ मेटेलिक कंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ शीट्स और ब्लॉक्स, शीट भी हो सकती है पतली या मोटा ब्लॉक भी हो सकता है, then induced current are set up in the conductor in the form of closed loops, these are called Foucault's current। ठीक है प्यारे, या फिर एडी करंट, since these currents look like eddies in water, whirlpools की तरह दिखाई देते हैं, they are also named as eddy currents। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो ये जो एडी करंट बनते हैं, इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए 3 एक्सपेरिमेंट्स आपकी बुक में दे रखे हैं, एनसीईआरटी में दे रखे हैं। वो क्या एक्सपेरिमेंट्स हैं, पहले हम वो बता रहे हैं, फिर उसके बाद उसके फौकॉल्ट करंट के यूजेस बताएंगे आपको और उसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी बताएंगे। चलिए लेट्स सी द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। पहले एक्सपेरिमेंट में डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि एडी करंट बनते हैं भैया, क्या किया गया एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में, एक इस तरीके से मैग्नेट ली गई, नॉर्थ पोल और साउथ पोल आगे और अंदर पीछे रखा हुआ है, और उसके बीच में इस तरीके से ये नॉर्थ पोल है, ये इसका इधर साउथ पोल है। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्यों दिखा रखी है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ अंदर की तरफ ऐसे जा रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ अंदर क्रॉस दिखा दिया। बीच में क्या किया, बीच में इस तरीके से हैंग करी गई एक पेंडुलम की तरह, एक पेंडुलम की तरह एक मेटल की प्लेट, एक मेटल की प्लेट हैंग करी गई। इस तरीके से प्लेट जो हैंग करी गई प्यारे, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इस तरीके से, चलिए रफली ये मान लें, ये प्लेट इस तरीके से बीच में हैंग करी गई और इस प्लेट को इस तरीके से ऊपर धागे से लटका के इन मैग्नेटिक पोल्स के बीच में इस तरीके से इसे ऑसिलेट करने के लिए छोड़ा गया। ठीक है, तो क्या होगा प्यारे, ऑसिलेट करने के लिए जब छोड़ा गया, नॉर्मली अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो ये फ्रीली इस तरीके से ऑसिलेट करती जाती मेटल की प्लेट काफ़ी देर तक। मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से, फौकॉल्ट करंट की वजह से क्या देखा गया कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसमें डैम्पिंग प्रोड्यूस हुई। डैम्पिंग का मतलब ये है कि इस तरीके से जो प्लेट थी, मान लें इस तरीके से ऐसे छोड़ी गई थी, जो ऐसे 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 ऑसिलेट करनी चाहिए थी फ्रीली, लेकिन वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते 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 मतलब एकदम तेजी से आके रुक जा रही थी। नॉर्मली फ्रीली कोई ऑसिलेट करेगा तो ऐसे करेगा, और वो क्या हो रहा था, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करके एकदम रुक जा रही थी। उसका जो मोशन है वो डैम का मतलब लगे हुए ब्रेक्स, जैसे कि उस पर कोई ब्रेक्स लगा रहा है, उस तरीके से उसकी स्पीड एकदम स्लो होके वो रुक जा रही थी। ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि हाँ भैया एडी करंट होते हैं। बोले सर कैसे, एडी करंट से कैसे प्रूफ होता है? देखिए कैसे प्रूफ होता है। क्या हुआ होगा एक्चुअली यहाँ पर प्यारे कि ये जब प्लेट को, आप सोचिए प्लेट यहाँ पे है, बाहर की तरफ है, बिल्कुल बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ से यहाँ तक है, तो इससे कोई भी फ्लक्स पास नहीं हो रहा होगा। इधर लेने की बजाय इधर ले रहा हूँ, ये इस तरीके से है, बिल्कुल मैग्नेट के बाहर है, यहाँ पे है, मान लें कोई भी फ्लक्स इससे पास नहीं हो रहा है। लेकिन जब ये छोड़ के इस तरीके से नीचे आएगी और इन दोनों मैग्नेटिक पोल्स के बीच के रीजन में से पास हो रही होगी, तो इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जा रही होंगी ना, आप जैसे जैसे इसके अंदर रीजन में घुसती रहेगी वैसे वैसे इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता रहेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने से इंड्यूस करंट प्लेट में बनेगा, जिसे हम एडी करंट कहते हैं। वायर होता है तो कोने कोने पे बनता, प्लेट है तो पूरी प्लेट में एडी करंट बनेगा। एंड लेंज लॉ के हिसाब से एडी करंट ऐसे बनेगा कि जिस कॉज की वजह से वो बन रहा है उस कॉज को अपोज किया जा सके। यहाँ जो मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ पे जो इंड्यूस करंट बन रहा है वो अंदर आने की वजह से बन रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने की वजह से बन रहा है। तो इंड्यूस करंट ऐसे बनेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स ना बढ़े। मतलब आप समझिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, मान लें आपके बॉडी के पीछे नॉर्थ पोल है और इस बोर्ड के पीछे साउथ पोल है, तभी नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही होंगी, बाहर से अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही होंगी। अब ये प्लेट जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स ना बढ़े, उसके लिए इसके सामने वाले फेस पे कौन सा पोल बनना पड़ेगा? अगर आपकी पीठ के पीछे नॉर्थ पोल है तो इस पे क्या बनना पड़ेगा? नॉर्थ पोल बनना पड़ेगा, तभी तो नॉर्थ को रिपेल करेगा कि भैया अंदर मत आओ, अपोज करेगा। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा।
नॉर्थ पोल बनने का मतलब इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट बनेगा, और प्यारे वो एंटी क्लॉकवाइज करंट बनने से सामने वाला फेस क्योंकि नॉर्थ बन जाएगा, नॉर्थ को रिपेल करेगा। अब सोचो वो अंदर आ रहा है, नॉर्मली अगर कोई चीज गिरे तो अपनी अपनी स्पीड से गिरती रहेगी, लेकिन नॉर्थ बनने की वजह से मैग्नेट का नॉर्थ उसे रिपेल करेगा और उसे अंदर आने से रोकेगा, जिसकी वजह से उस पर एक फोर्स लगेगी, ब्रेक्स लगेंगे, जिसकी वजह से उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, जिसे हम कहेंगे डैम्पिंग। यही होगा जब वो बाहर जा रहा होगा, वापस इधर से, तो फ्लक्स डिक्रीज होने की वजह से इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, और फ्लक्स डिक्रीज होने से इंड्यूस ईएमएफ ऐसे बनेगा कि फ्लक्स डिक्रीज ना हो। यानी आपके पीठ के पीछे नॉर्थ पोल है तो इसके सामने वाले फेस पे कौन सा पोल बन जाएगा ताकि फ्लक्स डिक्रीज ना हो, नॉर्थ है तो इधर बन जाएगा साउथ, ताकि बुलाएगा आओ 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 नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फ्लक्स लाओ, तो साउथ पोल बन जाएगा। अब सोचो जब ये बाहर जा रही होगी, इस पे साउथ पोल बन चुका है, तो इसके सामने जो नॉर्थ पोल रखा है, क्योंकि इस पे साउथ पोल बना है, तो इस साउथ पोल को बाहर जाने से, फ्रीली ऊपर मूव करने से रोकेगा, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इससे फिर बैकवर्ड फोर्स लगेगी जो इसे आगे जाने से रोकेगी। एक तरीके से ब्रेक्स लग जाएंगे, जिसकी वजह से इस पेंडुलम का मोशन डैम्प्ड हो जाएगा और ये बहुत जल्दी तेजी से एकदम आके रुक जाएगी। तो ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ करता है कि हाँ भैया, मेटेलिक प्लेट में भी करंट बनते हैं, जिसकी वजह से डैम्पिंग प्रोड्यूस होती है, जिन्हें हम कहते हैं एडी करंट्स। ठीक है, तो एडी करंट्स आर जनरेटेड इन द कॉपर प्लेट व्हाइल एंटरिंग एंड लीविंग द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑसिलेशंस ऑफ द पेंडुलम आर हाईली डैम्प्ड। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए अगला एक्सपेरिमेंट, जितने एक्सपेरिमेंट सब एनसीईआरटी में दे रखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या किया गया प्यारे, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में वो जो प्लेट ली थी जिसको ऑसिलेट करा रहे थे, उस प्लेट को बीच में उसके स्लॉट्स बना दिए। स्लॉट्स बनाने का मतलब ये है कि इस तरीके से मैग्नीफाई कर दूं कि प्लेट इस तरीके से ऊपर से टंगी हुई थी जो ऑसिलेट कर रही थी, ये ऐसी ना करके इसे ऐसा कर दिया, ऐसा इस तरीके से ऐसा कर दिया, इस तरीके से ऐसा स्लॉट्स बना दिए। स्लॉट्स बनाने के बाद जब इसे ऑसिलेट कराने की कोशिश करी गई तो ये देखा गया कि इसमें जो ऑसिलेशंस हो रहे थे कंपैरेटिवली पहले वाले केस के कंपैरिजन में थोड़े से फ्री ऑसिलेशंस होने लगे। थोड़े से फ्री ऑसिलेशंस होने का मतलब ये है कि क्या होने लगा, कॉपर प्लेट स्विंग्स मोर फ्रीली थोड़ी ऑसिलेट होने लगी। बोले सर ऐसा कैसे? ऐसे प्यारे, ये तो समझ में आ गया कि जब ये अंदर आएगा प्लेट, स्लॉटेड प्लेट, और जब बाहर जाएगी स्लॉटेड प्लेट, तो इसमें इंड्यूस करंट बनेंगे। इंड्यूस करंट जो बनते हैं प्यारे, वो आपको मालूम है इस तरीके से अलोंग द पेरीफेरी के हिसाब से, शेप के हिसाब से ऐसे इसमें ऐसे करंट्स बनेंगे। ऐसे करंट बनेंगे, एक करंट ये इस तरीके से, दूसरा करंट ये, ऐसे करंट बनेगा। अब आप ये सोचो कि अगर प्लेट ऐसी थी तो करंट ऐसा बनता, करंट का रास्ता इस केस में छोटा होता या इस केस में करंट का रास्ता छोटा हो गया। ऑब्वियसली स्लॉट्स करने से यहाँ इस केस में करंट को ज़्यादा लेंथ ट्रेवल करनी पड़ेगी। ज़्यादा लेंथ ट्रेवल करने की वजह से यहाँ इस करंट के रास्ते में रुकावट भी ज़्यादा आएगी। जितना ज़्यादा रास्ता उतनी ज़्यादा रुकावट, और रुकावट ज़्यादा आने की वजह से करंट का जो मैग्नीट्यूड है, इंड्यूस करंट का जो मैग्नीट्यूड है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। इंड्यूस करंट कम हो जाएगा, रुकावट ज़्यादा, करंट कम, और करंट कम आने से भैया करंट कम बनेगा तो फिर अपोजिशन भी कम बनेगी। नॉर्थ की साइड नॉर्थ बन रहा था, अंदर आने की वजह से बनेगा तो नॉर्थ, लेकिन क्योंकि इंड्यूस करंट कम बनेगा जिसकी वजह से अपोजिशन भी कम होगी। अपोजिशन कम होने से फोर्स कम लगने की वजह से थोड़ा सा फ्रीली ऑसिलेट करेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, तो डायग्राम बनाना चाहो डायग्राम बनाओ, और फिर देखते हैं अपना तीसरा एक्सपेरिमेंट। तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया मेरे प्यारे, एक इस तरीके से सोलेनॉइड ली गई जिसमें ऑल्टरनेटिंग करंट लगाया गया, स्विच लगाया गया, यहाँ नहीं दिखा रखा है, और ये जो सोलेनॉइड थी इसके ऊपर एक मेटल की डिस्क रख दी। यहाँ पे इसके ऊपर मेटल की लाइट, बहुत ही हल्की फुल्की मेटल की डिस्क रख दी, जैसे एल्युमिनियम की डिस्क ले ली। तो पता है क्या देखा, ये देखा इसका जैसे ही स्विच ऑन किया तो इसके ऊपर जो हल्की फुल्की मेटल की डिस्क रखी थी ये उड़ गई, ऊपर उड़ गई। अरे ऊपर उड़ गई, इस तरीके से ऊपर उड़ गई।
ये ऊपर उड़ना इसका प्रूफ करता है कि इस मेटल की प्लेट में एडी करंट्स बने होंगे, इंड्यूस करंट्स बने होंगे। बोले सर कैसे? भैया ऐसे, आप सोचिए जब इसमें सोलेनॉइड में करंट फ्लो कराएंगे तो इसके जो दो एंड्स हैं उनमें पोलैरिटी डेवलप होती है, मैग्नेट बन जाते हैं। मान लें कि ऊपर वाला नॉर्थ बन गया होगा, नीचे वाला साउथ बन गया होगा, ठीक है। मान लें एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ होगा। तो आप सोचिए जब स्विच ऑन नहीं किया था तो करंट इसमें जीरो था, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था, जीरो। लेकिन जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, मान लें 10 एम्पियर का करंट दे रहा है तो करंट बढ़ने लगेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करंट बढ़ेगा। हालांकि वेरी शॉर्ट टाइम में करंट बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा तो उस शॉर्ट टाइम में जब करंट बढ़ रहा होगा, करंट बढ़ने से इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रही होगी। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से वो मैग्नेटिक फील्ड जो इसके ऊपर प्लेट रखी थी उस प्लेट से मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा, क्योंकि करंट बढ़ेगा तो इस प्लेट से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने से उस प्लेट में इंड्यूस करंट बनेगा। इंड्यूस करंट ना कह के उसे हम एडी करंट कहेंगे, एडी करंट बनेंगे। और एडी करंट ऐसे बनेंगे कि अगर इधर की तरफ नॉर्थ है, मतलब नीचे की तरफ नॉर्थ है, तो ऊपर जो प्लेट रखी थी उस प्लेट के नीचे वाली साइड कौन सा पोल बन जाएगा? नॉर्थ की साइड नॉर्थ बन जाएगा, जो उसको रिपेल करेगा। और नॉर्थ बनने से नॉर्थ को रिपेल करेगा और उसको धक्का मार के ऊपर फेंक देगा। तो हमें इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि हाँ भैया मेटल प्लेट में एडी करंट बनते हैं, जिसकी वजह से वो ऊपर उड़ी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो क्या ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द प्लेट। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये तो एक्सपेरिमेंट्स हो गए जिसमें ये डेमोन्स्ट्रेट हुआ एडी करंट्स का बनना। इसके कुछ यूजेस पढ़ लेते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं, फिर इसकी एक आध कुछ ड्रॉबैक भी है, कैसे संभालेंगे देखते हैं। पहले बात आई एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स। तो सबसे पहले एप्लीकेशन है भैया एडी करंट की किस चीज़ में? आपकी इंडक्शन फर्नेस। ये बना रखी है हमने इंडक्शन फर्नेस, भट्टी में क्या किया जाता है? भट्टी में किया जाता है मेटल्स को मेल्ट। अभी मेटल्स को मेल्ट करना है, गर्म करके बहुत हाई टेम्परेचर करना है, तो भैया या तो आग वाग जला के कुछ करा जाए, है ना, लेकिन उससे आसान बोले करंट से हम मेल्ट करेंगे। करंट से कैसे मेल्ट करेंगे? यहाँ पे इस तरीके से कॉइल ली जाती है, इसमें करंट फ्लो कराया जाता है इस तरीके से कि करंट की वैल्यू कंटिन्यूसली बहुत हाई फ्रिक्वेंसी से चेंज करी जाती, करंट बढ़ाया जाता है, करंट कम किया जाता है। करंट चेंज होने से इसके बाहर, इसके अंदर की बात कर लो, चलो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी भैया, कॉइल है, कॉइल में करंट फ्लो कराएंगे, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, अंदर भी जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन करंट चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड भी तेजी से चेंज होगी। करंट जितनी तेजी से चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। और जिस मेटल को मेल्ट करना है, अगर उसको इसके अंदर डाल दिया जाए, मेटल की प्लेट डाल दी, मान लो मेटल का क्यूब डाल दिया, तो वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है इस मशीन के अंदर, वो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जब अंदर वाली प्लेट जो हमने मेटल की डाली है उससे चेंजिंग फ्लक्स जब लिंक्ड होगा, तो फ्लक्स के चेंज होने से उस मेटल की प्लेट में इंड्यूस्ड करंट बनेगा। और इतना ज़्यादा इंड्यूस करंट वहाँ बनवाया जाता है कि करंट से वो मेटल की प्लेट, मेटल का ब्लॉक, करंट जहाँ फ्लो होगा ज़्यादा करंट से हीट अप होने लगता है। जूल्स हीटिंग लॉ, I²RT, हीट इज इक्वल टू I²RT, जितनी ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा हीट। तो इतना ज़्यादा करंट बनता है कि वो हीट इतना ज़्यादा होता है कि गर्मी से बिल्कुल पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है, इतनी हीट बनाई जाती है। तो क्या बोल रहे हैं? अ मेटल स्पेसिमेन इज प्लेस्ड इन रैपिडली चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। बहुत तेजी से मैग्नेटिक फील्ड चेंज करी जाती है, प्रोड्यूस बाय हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट। वेरी लार्ज एडी करंट्स आर सेटअप विच प्रोड्यूसेस सफिशिएंट हीट टू मेल्ट द मेटल्स जो उसके अंदर रखे गए हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो प्यारे ये नोट कर लो। सेकंड एप्लीकेशन देखो इसकी क्या है। सेकंड एप्लीकेशन है प्यारे इसकी आपकी डेड बीट गैल्वेनोमीटर में। गैल्वेनोमीटर में क्या होता है प्यारे, जैसे आपने पिछले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ा था कि गैल्वेनोमीटर, जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है, उसमें जब करंट फ्लो कराते हैं, करंट फ्लो कराने से इसकी कॉइल होती है, कॉइल के दो टर्मिनल्स पे, दो एंड्स पे, आर्म्स पे फोर्स लगती है, ये रोटेट करती है, और इसके रोटेट करने से इसके ऊपर जो पॉइंटर है वो आगे की तरफ जितनी ये रोटेट करती है उतनी ये आगे की तरफ घूमती है। लेकिन जब ये रोटेट करती है तो ये जो सस्पेंशन वायर है जो स्प्रिंग से इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ये ऐंठने लगता है। इसके ऐंठने से एक रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होती है जो इसे वापस लाना चाहती है।
अभी होता क्या है कि अभी इस पे करंट फ्लो कराने से इस पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगी, ये आगे घूम गई, लेकिन रिस्टोरिंग टॉर्क की वजह से ये वापस पीछे आना चाहती है। तो क्या होता है, अगर ये गैल्वेनोमीटर अच्छा नहीं है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग नहीं करी गई है, डेड बीट गैल्वेनोमीटर नहीं है, तो होता क्या है, इन दोनों फोर्सेस की वजह से ये एक आगे ले जा रहा है, एक पीछे ले जा रहा है। क्या होता है, ये थोड़ी आगे जाती है, फिर ज़्यादा ऐंठ जाती है, तो फिर ये थोड़ी सी पीछे आती है, फिर डिफ्लेक्शन से आगे जाती है। तो कई बार ये ऐसे ना, इसकी जो कॉइल है वो ऐसे झूलने लगती है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, और काफ़ी देर के बाद जाके रुकती है, जिसकी वजह से इसकी नीडल भी ऐसे 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 बहुत देर के बाद जाके रुकती है, तो आपको वेट करना पड़ता है। तो बोले ऐसा नहीं होना चाहिए भैया, जैसे ही हम स्विच ऑन करें ये नीडल एकदम यहाँ पे कुछ ऐसे हो कि एकदम जाए और एकदम जाके रुक जाए, यानी यहाँ पे डैम्पिंग हो जाए, बिल्कुल वैसे ही डैम्पिंग जैसे अभी एक्सपेरिमेंट 1 में बताई थी, जिसमें एक प्लेट को झुलाया गया था, लेकिन उसमें डैम्पिंग हुई थी, फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस करंट बना था, जिसकी वजह वो बहुत तेज़ी से आके रुक गई थी। यहाँ पे हमें वही चाहिए। तो क्या किया गया, ये जो कॉइल होती है, ये कॉइल एक नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम पे बांधी जाती है, जो मैग्नेटिक ना हो बट मेटेलिक हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि मेटेलिक होने की वजह से ये एक फ्रेम होता है, फ्रेम पे वायर बांधा जाता है, मेटल का फ्रेम, अंदर तो कोर है सॉफ्ट आयरन के, उसके ऊपर एक फ्रेम लिया मेटल का, और उसके ऊपर ये तार बांधा जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब ये कॉइल घूमती है तो उसके साथ वो फ्रेम भी घूमता है, मेटल का फ्रेम है ना, एक ऊपर ऐसे ऐसे फ्रेम है, चौड़ा सा, इतना चौड़ा फ्रेम है, वो फ्रेम साथ में घूमता है। अब फ्रेम क्योंकि मेटल का बना है, जब वो घूमेगा तो उस फ्रेम से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि इधर मैग्नेट है, फ्लक्स चेंज होगा फ्रेम से, तो फ्लक्स में क्योंकि वो प्लेट की फॉर्म में है, मोटे क्यूब की फॉर्म में है, इस तरीके से उसमें फ्लक्स चेंज होने की वजह से एडी करंट बनेंगे, इस तरीके से कि वो उसके मोशन को अपोज करें, लेंज लॉ। तो अपोज करेंगे तो क्या होगा, तो वही अपोज करने की वजह से उसका मोशन जो है बिल्कुल डैम्प होगा, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, पेंडुलम वाला केस में डैम्पिंग प्रोड्यूस होगी, ऐसे ही इसके मेटल फ्रेम में डैम्पिंग होगी, जिसकी वजह से ये तेजी से ऐसे एकदम ऐसे रुक जाएगा बहुत तेजी से। तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। ठीक है, कैसे की जाती है वो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया, जो मैंने पूरा अभी समझाया। ठीक है प्यारे, ये नोट करो। फिर बात करते हैं इसकी तीसरी एप्लीकेशन की। तीसरी एप्लीकेशन है मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स। प्यारे, जैसे कि आपने देखा होगा, इस तरीके से ऐसी बुलेट ट्रेन होती है, कितनी तेज स्पीड से भागती हैं, अभी उन्हें रोकना है तो क्या साइकिल वाले ब्रेक से रोकोगे? ऐसे ऐसे वो रबर टच कर रही है और रोक रही है फ्रिक्शन से? नहीं भैया, इतनी तेज स्पीड ऐसे नहीं रोक सकते फिजिकल ब्रेक से। यहाँ पे क्या टेक्नोलॉजी लगाई जाती है कि वो तेजी से रुक जाए, फ्रिक्शन भी ज़्यादा प्रोड्यूस ना हो, घिसे ना कोई चीज़, तो यहाँ पर यूज़ होती है मैग्नेटिक ब्रेकिंग। मैग्नेटिक ब्रेकिंग में क्या लिखा है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स are situated above the rails in some electrically powered trains. When electromagnets are activated, the eddy currents produced in the rails opposes the motion of the train, जिसकी वजह से ट्रेन रुक जाती है। कहने का मतलब क्या है? बेसिक वही है जो मैंने आपको बताया कि पेंडुलम की तरह दो पोल्स के बीच मैग्नेट के एक कॉइल को इस तरीके से मेटल की प्लेट को हैंग करके ऑसिलेट करा रहे थे, तो उसका मोशन डैम्प हो रहा था, उस पर एक अपोजिंग फोर्स लग रही थी, नीचे आ रही थी तो वो नीचे नहीं आने दे रही थी, रोक रही थी उसे, ऊपर जा रही थी तो ऊपर नहीं जाने दे रही थी, रोक रही थी, उसके मोशन को अपोज कर रही थी। वैसे ही कुछ फिनोमेना मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स में होता है। मोटे तौर पे बेटा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर डिटेल में जाएं एग्जैक्टली उसको समझाने की कहाँ कौन सी चीज़ लगी होती है, कैसे फिट होती है, कहाँ कैसे वर्क होता है, तो भैया ये पूरा एक टॉपिक बन जाएगा। लेकिन सिर्फ एक मोटे तौर पे बता रहा हूँ कि क्या होता है इसमें कि सम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर सिचुएटेड अबव द रेल्स। जैसे ये पटरी है, पटरी के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगी हुई हैं, ठीक है, ट्रेन में। अभी क्या होता है, जैसे ही ब्रेक लगाने होते हैं तो उन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को एक्टिवेट किया जाता है, यानी उससे मैग्नेटिक फील्ड बनाई जाती है। अभी क्या होता है, ऊपर वाली जो रेल है वो आगे जा रही है। अभी आप समझिए ऊपर वाले में मान लें कि नॉर्थ पोल बन रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है ऊपर वाले, यहाँ पे नॉर्थ पोल बन रहा है। अब ये जब ये इसके ऊपर चल रही है तो नीचे जो रेल की पटरी है उससे लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है
वो जब ये दूर जा रही होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा, दूर जाने से फ्लक्स डिक्रीज होगा, इससे लिंक फ्लक्स डिक्रीज होगा। तो लेंज लॉ कहता है इसमें इंड्यूस करंट बनेगा ऐसे कि फ्लक्स डिक्रीज ना हो। ये इसके दूर जाने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसमें इंड्यूस करंट बन रहा है, तो इंड्यूस करंट ऐसे बनेगा कि ये दूर ना जाए। तो क्या होगा, अगर ऊपर की तरफ इसमें मैंने क्या बोला था, नॉर्थ पोल बन रहा है, तो इसमें नीचे क्या बनेगा, साउथ पोल बनेगा, ताकि ये इसे दूर ना जाने दे, इसे खींचेगा। अरे तुम दूर मत जाओ, फ्लक्स चेंज मत करो मेरा, दूर मत जाओ। ये इसे नीचे वाली जो रेल है, ऊपर वाले इलेक्ट्रोमैग्नेट को जो ट्रेन में फिट है उसको खींचेगी, जिसकी वजह से ट्रेन के मोशन में एक अपोजिशन मिलेगी, जिसकी वजह से ट्रेन की स्पीड कम हो जाएगी। इस तरीके से ब्रेक्स काम करते हैं, लेकिन ये इतनी तेजी से काम करते हैं और इतनी स्ट्रांगली काम करते हैं कि इतनी तेज स्पीड से चलती हुई ट्रेन भी रुक जाती है, वो भी विदाउट एनी झटका। बहुत ही स्मूथली ये काम करते हैं, ठीक है। कोई गड़गड़ाहट भी नहीं होती, जैसे नॉर्मल ब्रेक्स लगते हैं किच 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 आवाज़ होती है, इसमें वैसी आवाज़ भी नहीं होती, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड से काम कर रहे हैं, विदाउट कॉन्टैक्ट काम कर रहे हैं, तो ये फ्रिक्शन वाला भी खेल यहाँ नहीं होता, ठीक है प्यारे। एक लास्ट इसकी एप्लीकेशन और देख लीजिए, मेरी फेवरेट एप्लीकेशन है इंडक्शन चूल्हा, एडी करंट्स इन इंडक्शन चूल्हा। इंडक्शन चूल्हा प्यारे आप सभी लोगों ने देखा होगा, इस तरीके से ये एक चूल्हा होता है, इसे इंडक्शन प्लेट भी कहते हैं नॉर्मल डेली लाइफ की लैंग्वेज में। ये इस तरीके से इसके ऊपर कुकर वगैरह रखते हैं, जिसके नीचे मेटेलिक सब्सटेंस लगे होते हैं, इसके ऊपर रखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पावर्ड होता है, इसे ऑन करते हैं तो कुकर के अंदर रखे हुए जो भी खाने का सामान है वो गर्म होने लगता है, बिना किसी गैस के, बिना किसी आग निकले। इवन यहाँ पे कोई हीटिंग एलिमेंट भी नहीं होता। हीटिंग एलिमेंट का मतलब जैसे नॉर्मल हीटर्स होते हैं, सर्दियों में यूज़ होते हैं, स्विच ऑन करो वो उसकी कॉइल होती है, लाल लाल हो जाती है और उससे गर्मी निकलती है। यहाँ पे वो कॉइल नहीं होती है, यहाँ कॉइल नहीं होती। क्या होता है वो देखना है, बर्तन गर्म किससे हो जाता है वो देखना है। लेकिन इसकी एक बात बता दूं, अगर इसे ऑन करके इसके ऊपर हाथ रख दो गर्म नहीं होगा। मेटल का यहाँ पे प्लेट रख दो, बर्तन रख दो, गर्म हो जाएगी। हाथ रख दो, गर्म नहीं होगा। तो मेटल के बर्तन में ऐसी क्या चीज़ है जो उसको वो गर्म कर देती है, वो हमें यहाँ पे देखना है। और ये काफ़ी जो है कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इसमें बिल मतलब गैस बहुत खर्च होती है, इसमें जो है बहुत जल्दी से खाना गर्म हो जाता है विदाउट एनी मच लॉस ऑफ एनर्जी। अभी इसमें क्या होता है देखिए, इसके ऊपर जब हम एक कुकर रखते हैं तो होता ये है, इसके नीचे, इस प्लेट के नीचे एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट कंटिन्यूसली मैग्नेटिक फील्ड चेंज करती जाती है। आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, लेकिन एक बार ये पढ़ लें। व्हेन फेरोमैग्नेटिक पॉट और पैन इज प्लेस्ड ऑन इंडक्शन कुकटॉप्स, इसे कुकटॉप बोल रहे हैं, a small current about 1 volt is induced on the cookware's bottom surface, which induces small electric currents called eddy currents inside the cookware, due to which the cookware starts get heated। मतलब कि इसके नीचे की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर रखे हुए बर्तन पे जब फ्लक्स चेंज होता है तो बर्तन में फ्लक्स चेंज होने से एडी करंट बनते हैं, और एडी करंट जहाँ पे होंगे वहाँ पे हीट भी होगी। वो हीट बनने की वजह से बर्तन का बेस गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर रखा हुआ खाना गर्म हो जाता है। कैसे ये काम करता है देखिए, इस तरीके से ये इंडक्शन प्लेट है, कुकटॉप है, इसके नीचे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट दिखा रखी है, जिसको ऑन करते हैं एक्टिवेट होती है, इससे मैग्नेटिक फील्ड निकलती है। मैग्नेटिक फील्ड जो निकल रही है आप देख रहे हैं इस बर्तन से लिंक्ड हो रही है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली चेंज करी जाती है इसमें थ्रू मैग्नेट्रॉन। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज करी जाती है, जिसकी वजह से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ऊपर बर्तन से लिंक्ड होती है। बर्तन का जो नीचे वाला मेटल का सरफेस है, फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस करंट बनता है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है लगभग 1-8 वोल्ट का, वो पोटेंशियल डिफरेंस से करंट बनता है, करंट से वो गर्म होने लगता है और गर्म होने से खाना भी गर्म हो जाता है। ठीक है, तो भैया यहाँ पे कैसे ये काम करता है वो आपने देख लिया, लेकिन यहाँ बात आई कि सर हाथ रखेंगे कुछ नहीं होगा। हाथ रखने से कुछ नहीं होता, मेटल का एक्चुअली जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होता है। रेजिस्टेंस कम होने से करंट बहुत ज़्यादा बनता है, जिसकी वजह से वो हीटअप होने लगता है, हमारे हाथ से हीटअप
हमारा हाथ हीट अप नहीं होता। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये आपका इंडक्शन कुकर कैसे काम करता है वो समझ गए। कुछ पूछना है इसमें तो मेरे से पूछ सकते हो। आगे एक टॉपिक है आपका कि अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑफ एडी करेंट्स, वो पढ़ने से पहले आज का आ रहा है बीच में ही क्विज का क्वेश्चन, ज़रा देखिए क्या है, क्योंकि इसी से रिलेटेड है। कह रहे हैं वाई डज एडी करेंट्स डू नॉट प्रोड्यूस शॉक इन अवर बॉडी। बोले कि सर अभी जो आपने चूल्हा के ऊपर रखा हुआ बर्तन दिखाया, बर्तन रखा, कंडक्टर है, उसमें फ्लक्स चेंज होने की वजह से एडी करंट बने और वो गर्म भी होने लगा, खाना गर्म हो गया, बहुत अच्छी बात। सर हाथ रखेंगे, हमारा बॉडी भी तो गुड कंडक्टर है, हमारी बॉडी भी तो कंडक्ट करती है, तो हमारी बॉडी से भी तो फ्लक्स चेंज होना चाहिए, फ्लक्स चेंज होने की वजह से हमारी बॉडी में भी तो करंट बनना चाहिए, हमें भी तो शॉक लगना चाहिए। नहीं प्यारे, वहाँ एडी करंट से हमें शॉक नहीं लगता। क्यों नहीं लगता ये पूछा गया है। चलो कोई इसका क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूँ, फिलहाल नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली अभी आपने पढ़ा कि जो एडी करंट बनते हैं, एडी करंट फ्लक्स के चेंज होने से पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है 1 वोल्ट का, बहुत ही कम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है। घर में आती है इलेक्ट्रिसिटी 220 वोल्ट पे, यहाँ बन रहा है 1 वोल्ट का। अब पोटेंशियल डिफरेंस कम है, आई का फॉर्मूला होता है V/R, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होने से क्या होता है, जो मेटल की प्लेट है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होने की वजह से करंट उसमें तो ज़्यादा बन जाता है, लेकिन हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली मेटल से काफ़ी ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से 1 वोल्ट का सिर्फ वोल्टेज इतना करंट नहीं बना पाता कि हमें शॉक लगे, इसलिए वी डू नॉट गेट इलेक्ट्रिक शॉक्स, ठीक है, फ्रॉम एडी करंट। एडी करंट बहुत कम वोल्टेज बनाते हैं, लेकिन करंट ज़्यादा बना देते हैं उन चीज़ों में जिनका रेजिस्टेंस कम है। दूसरी बात कह रहे हैं व्हाई डू बर्ड्स फ्लाई ऑफ अ हाई टेंशन वायर व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन। जैसे हाई टेंशन वायर इस तरीके से होते हैं, कभी आपने देखा हो कि चिड़िया बैठी हुई हैं, जैसे ही एकदम उसमें करंट आना शुरू होता है एकदम चिड़िया उड़ जाती हैं। काहे को उड़ जाती हैं चिड़िया उड़ क्यों जाती हैं? पहले तो क्वेश्चन दिमाग में आता है सर स्विच ऑन करने से उन्हें शॉक क्यों नहीं लग जाता। भैया ये तो 10th क्लास का क्वेश्चन है, बहुत ही जल्दी से सुन लो। भैया एक लाइव वायर है, एक न्यूट्रल वायर है, चिड़िया इस पे बैठी हुई है ना, 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल है लाइव वायर का, इसे कोई करंट नहीं लगेगा। करंट लगने के लिए चाहिए 2 चीज़ें होना, एक लो पोटेंशियल, एक हाई पोटेंशियल। ये पूरी की पूरी हाई पोटेंशियल पे बैठी है, तो इस पूरे के चिड़िया का पोटेंशियल 220 वोल्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं होगा। हाँ, इस चिड़िया का एक आध पैर अगर, एक आध पंख अगर न्यूट्रल वायर पे छू गया तो न्यूट्रल 0 वोल्ट पे होता है, ये 220 वोल्ट पे होता है। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो करंट जो है इसके एक पैर से होता हुआ दूसरे पैर के थ्रू न्यूट्रल वायर में जाएगा। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल थ्रू द बॉडी ऑफ द बर्ड और द मंकी, तब उसको झटका लगेगा अगर वो न्यूट्रल वायर को भी छुएगी। लेकिन न्यूट्रल वायर को नहीं छू रही है तो भैया कोई शॉक नहीं लगेगा, पूरा का पूरा हाई पोटेंशियल। फिलहाल क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि जब स्विच ऑन करते हैं तो चिड़िया उड़ जाती हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए प्यारे क्योंकि चिड़िया की जो बॉडी है तो कंडक्टर ही, बहुत गुड कंडक्टर नहीं है लेकिन फिर भी कंडक्टर है ना, बॉडी में वाटर कंटेंट होता है। अभी क्या होता है, स्विच जब ऑन नहीं था तो वायर में करंट फ्लो कर रहा था जीरो करंट, कोई फ्लक्स नहीं था, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी। लेकिन जैसे ही स्विच ऑन करेंगे वैसे ही उससे करंट ग्रो होने लगेगा। अगर 10 एम्पियर का करंट जा रहा है तो 1 2 3 4 5 6 8 9 10 करंट बढ़ेगा, तो उसके चारों तरफ की मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से जो चिड़िया उस पर बैठी हुई है अपनी बॉडी को रखे, तो उसकी बॉडी से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा उसकी बॉडी से लिंक्ड, तो उसमें इंड्यूस करंट बनेगा उसके पैर में। और इंड्यूस करंट ऐसे बनेगा कि वायर में नीचे की तरफ अगर नॉर्थ पोल है तो उसको भी क्या बनेगा, नॉर्थ पोल ही बनेगा उसके पैरों में, है ना। अभी आप देखते आ रहे हैं लेंस लॉ से नॉर्थ पोल बनेगा, तो नॉर्थ से नॉर्थ पोल बनेगा तो हल्की सी उसके पैरों को रिपल्शन मिलेगी नॉर्थ से नॉर्थ। तो आराम से बैठी हुई है चिड़िया, हल्की सी रिपल्शन मिली तो वो डर के मारे एकदम कि क्या हुआ, वो उड़ जाएगी। ठीक है प्यारे, इस वजह से चिड़िया उड़ जाती हैं रिपल्शन मिलने की वजह से। अब ये मत कहना एडी करंट बनेंगे सर तो उसे करंट नहीं लग जाना चाहिए। अभी मैंने बताया भैया एडी करंट बनते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं बनते हमारी बॉडी में कि वो हमें इलेक्ट्रिक शॉक्स दे पाएँ, क्योंकि उसका पोटेंशियल डिफरेंस बहुत कम होता है। ठीक है, अरे
दोनों को इसके आंसर मैंने ही बता दिए, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, इसे लिखिए। फिर देखते हैं हम अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑफ एडी करंट, आज का लास्ट टॉपिक। ओके मेरे प्यारे बच्चे, उम्मीद है जितना भी अभी चल रहा है सब समझ में आ रहा होगा, मज़े आ रहे होंगे। फिलहाल अभी जो हमने पढ़ा एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स, कई जगह तो एडी करंट्स बहुत काम की चीज़ होती है जिनसे हमने इतनी सारी चीज़ें बनाई। ये तो मैंने 3-4 चीज़ें बताई आपको आपके 12th के हिसाब से, बाकी और भी कई चीज़ें हैं जहाँ पे एडी करंट्स की एप्लीकेशंस हैं। फिलहाल कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ एडी करंट फ़ायदेमंद नहीं होता है, वो कुछ अनडिज़ायरेबल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। हम नहीं चाहते हैं कि एडी करंट बने, लेकिन बनते हैं। कहाँ बनते हैं वो देखते हैं, फिर उनको कैसे मिनिमाइज़ किया जा सके वो देखते हैं। हेडिंग है अनडिज़ायरेबल इफेक्ट्स ऑफ एडी करंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। हालांकि दिस इज़ मोर रिलेटेड टू योर टॉपिक ट्रांसफार्मर्स, जो हम इसी यूनिट में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी एडी करंट्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिलहाल देखिए क्या होता है मेरे प्यारे, जैसे कि मान लें ट्रांसफार्मर आपने सुना है क्या होते हैं, शायद आपने 9th-10th क्लास में पढ़े हों, ICSE में 10th में पढ़ाए जाते हैं, नहीं तो आप 12th में पढ़ेंगे ही। ट्रांसफार्मर्स आर डिवाइसेज यूज्ड टू कन्वर्ट लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज, या हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। वोल्टेज को बढ़ाने या कम करने के काम में आते हैं ट्रांसफार्मर्स। बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उनका प्रिंसिपल है। कैसे वर्क करते हैं वो तो हमें आगे पढ़ना है, लेकिन क्या होता है यहाँ से जो रिलेटेड है, बस मैं आपको उतना बता रहा हूँ कि ट्रांसफार्मर के अंदर एक कोर होती है, जिस कोर के ऊपर वायर्स को बांधा जाता है, जो कोर सॉफ्ट आयरन की बनी होती है, मेटल की बनी होती है। मान लें कि इस तरीके से एक मेटल का ब्लॉक है अगर ट्रांसफार्मर में, अभी क्या होता है, वो जो उसमें कॉइल बांधी जाती है, उस कॉइल में करंट भेजा जाता है, अल्टरनेटिंग करंट भेजा जाता है, जिसका करंट चेंज होने की वजह से ये जो कोर है, कोर में भी करंट के चेंज होने से, फ्लक्स के चेंज होने से, चेंजिंग फ्लक्स जब इस कोर से लिंक्ड होता है तो इस कोर में इंड्यूस करंट बनने लगते हैं, जो हमें नहीं चाहिए होते हैं। अभी कहाँ पे कॉइल होती है, कहाँ कोर होती है, कैसे वोल्टेज बढ़ जाता है, कम हो जाता है, ये अभी आपके मतलब की बात नहीं है, ये आगे जब पढ़ाएंगे ट्रांसफार्मर तभी समझोगे। अभी सिर्फ दिमाग में इतना बसाओ कि ट्रांसफार्मर में कोई कोर होती है, उसमें करंट जो वायर्स बांधे जाते हैं, उन वायर्स के करंट के चेंज होने से, फ्लक्स के चेंज होने से उसकी कोर में इंड्यूस करंट बनता है, एडी करंट्स बनते हैं, जो हम नहीं चाहते हैं वहाँ बने। क्योंकि ऐसे एडी करंट्स बनने की वजह से क्या होता है, क्योंकि कोर जो है मेटल की होती है, सॉफ्ट आयरन की होती है, जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। रेजिस्टेंस कम होने से, रुकावट कम होने से करंट, एडी करंट बहुत ज़्यादा बनने लगते हैं, जिसकी वजह से जूल्स लॉ की वजह से हीट भी प्रोड्यूस होने लगती है, और ज़्यादा हीट से इसकी कोर डैमेज हो सकती है, जिसकी वजह से हम नहीं चाहते कि इसकी कोर के अंदर जो सॉफ्ट आयरन की है वहाँ इंड्यूस करंट यानी एडी करंट्स बने। तो ये अनडिज़ायरेबल इफेक्ट हैं एडी करंट के कि जो बनाते हैं। बात ये आई कि अच्छा सर हम नहीं चाहते कि ये एडी करंट बने। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एडी करंट ना बने, एडी करंट बनेंगे तो हैं ही जब अंदर आयरन की कोर है फ्लक्स के चेंज होने से, लेकिन उसे मिनिमाइज़ तो हम कर सकते हैं। हीट बहुत ज़्यादा ना बने, उसकी वजह हीट ना बने, उसके लिए हमें करंट कम करना होता है, तो एडी करंट्स को कम तो कर सकते हैं। मिनिमाइज कैसे करें वो हम देखने जा रहे हैं। लेकिन एक ये बात देख लो, सिंस रेजिस्टेंस ऑफ मेटलिक कंडक्टर इज क्वाइट लो, मैग्नीट्यूड ऑफ एडी करंट बहुत ज़्यादा बनेंगे, एज सच हीट भी बहुत ज़्यादा बनेगी और जूल्स हीटिंग के इफेक्ट की वजह से, और लार्ज करंट अगर यहाँ पे अलाउ करेगा ट्रांसफार्मर की कोर में, देन दे प्रोड्यूस अनडिजायरेबल इफेक्ट, मतलब दे कैन डैमेज द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर हीट की वजह से। तो बताओ यहाँ कुछ आप अपना दिमाग लगाओ, क्या करें। कोर तो मोटी लेनी है, कोर मोटी लेनी है। इसका आप देख रहे हैं कि इसका जो साइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो एरिया भी बहुत ज़्यादा, एरिया ज़्यादा होने की वजह से R = ρl/A, एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो भैया रेजिस्टेंस कम होने से करंट बहुत ज़्यादा बनेगा। क्या करें कि भैया करंट कम बने, हीट कम बने, करंट बहुत ज़्यादा बनेगा तो हीट भी बहुत ज़्यादा बनेगी। क्या करें? ये करा जाए कि यहाँ पे क्या बोला कि अगर हम इसका किसी तरीके से एरिया कम कर दें, क्या करा जाता है, ये जो इतना मोटा ब्लॉक होता है, अगर इतने मोटे ब्लॉक को अगर काट दें, कट काट दें और इसे जोड़ दें, बीच बीच में वार्निश लगा के, क्यों, वार्निश एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है।
हमने इसे काट दिया, बीच में वार्निश लगा दी, इंसुलेट हो गई। अब एक ब्लॉक पतले ब्लॉक का दूसरे पतले ब्लॉक से कोई लेना देना नहीं रह गया, बीच में गैप आ गया एक इंसुलेटिंग मटेरियल का। अब जब इस ब्लॉक से लिंक्ड फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस करंट तो बनेगा, लेकिन अभी जो ब्लॉक का एरिया इतना ज़्यादा था जिसमें यहाँ से यहाँ तक ऐसे करंट बन रहा था, अभी आप देखिए काटने की वजह से अभी ये अलग ब्लॉक हो गया, ये अलग ब्लॉक हो गया, ये अलग ब्लॉक हो गया। इसका एरिया, हर ब्लॉक का एरिया कैसा हो गया, एरिया कम हो गया, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। हर ब्लॉक का रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से, रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से इंड्यूस करंट कम बनेंगे। इंड्यूस करंट कम बनने की वजह से इसमें हीट भी कम बनेगी और इसकी जो कोर है वो डैमेज होने से बच जाएगी। तो इसे काट दिया जाता है इस तरीके से पतली पतली स्ट्रिप्स में, और फिर उनको ज्वाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वार्निश विच इज़ अ इंसुलेटिंग मटेरियल, जो हर ब्लॉक को अलग बना देती है। एरिया कम, रेजिस्टेंस ज़्यादा, करंट कम, और इसके अनडिजायरेबल इफेक्ट्स भी कम बनते हैं। सॉरी बेटा, ठीक है। तो अनडिजायरेबल इफेक्ट्स कम बनते हैं, तो ये नोट कर लीजिए प्यारे कि क्या हुआ। देखिए, एडी करंट प्रोड्यूस इन द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर आर रिड्यूस बाय मेकिंग यूज ऑफ लेमिनेटेड कोर। इसे हम कहते हैं लेमिनेटेड कोर। बीच में वार्निश लगा दिया, आपने देखा भी होगा कहीं पे आपको मोटे ट्रांसफार्मर दिखाई देते हैं, ब्राउन कलर की प्लेट्स होती हैं, उसके ऊपर चिपचिपा मटेरियल लगा होता है, वो वार्निश होती है। कभी आपने टच करा हो ट्रांसफार्मर को, छोटे छोटे ट्रांसफार्मर छोटे डिवाइसेस में लगे होते हैं, तो उसे हम लेमिनेट, इसे जो हमने वार्निश लगाई इसे हम कहते हैं लेमिनेटेड कोर बना दी, विच इज फॉर्म बाय जॉइनिंग आइडेंटिकल मेटल स्ट्रिप्स टुगेदर आफ्टर इंसुलेटिंग दैम फ्रॉम ईच अदर बाय कोटिंग दैम विद वार्निश। सिंस एरिया कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, दस ओनली फीबल एडी करंट प्रोड्यूस, जिसकी वजह से वो ज़्यादा हीट नहीं होगा। बात समझ गए। अनडिजायरेबल इफेक्ट क्या होता है और उसे मिनिमाइज कैसे किया जा सकते हैं। बेटा ये 1 नंबर में ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉपुलर क्वेश्चन है कि लेमिनेटेड कोर क्या होती है, या लेमिनेट क्यों किया जाता है, या अनडिजायरेबल इफेक्ट क्यों प्रोड्यूस होते हैं, या अनडिजायरेबल इफेक्ट्स को मिनिमाइज कैसे किया जाता है इन द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर बार बार मैं बोल रहा हूँ, ट्रांसफार्मर पढ़ा नहीं है आपने, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, दिमाग में उलझन, लेकिन आगे जब ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो ये फिर से समझाऊंगा मैं, और तब आपको 100% पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है प्यारे, फिलहाल ये एडी करंट्स का पूरा एक सेक्शन था, लेक्चर था, जो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं प्यारे सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, जिसका लेक्चर अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप अटेंड कर सकते हैं। फिलहाल प्यारे जितना भी मैंने पढ़ाया उसके नोट्स ज़रूर बना लेना, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स तो कोई है नहीं, नोट्स ज़रूर बना लेना, और प्यारे मेहनत करते रहिए। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। मेरी तरफ से आपको आपके एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।